नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सभी का अपने चैनल केमटॉक्स विद विवेक सर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी मेजरमेंट्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ प्रीकैप देता हूं आपको, जिसकी जरूरत हमें आज भी पड़ेगी, जिसको समझना हर एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। व्हाट इज केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। व्हाई ओनली मैटर? मैंने बताया था आपको, पूरा यूनिवर्स जो है सिर्फ दो तरह के चीजों से बना है, सिर्फ दो चीजों से बना है, एक मैटर और दूसरा कुछ भी नहीं। इसीलिए अगर हमें यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज, यूनिवर्स पर होने वाले फिनोमेना को स्टडी करना है, इसलिए हम मैटर की स्टडी करते हैं। और वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम मैटर को और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर की प्रॉपर्टी की बात करें तो मैटर की प्रॉपर्टी दो तरह की होती है मेनली। एक जिसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते वक्त हम मैटर में कोई बदलाव ना करें, यानी दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट इम्पोजिंग एनी चेंज इनटू द मैटर, जैसे कि लेंथ, हाइट, मास, कलर और भी बहुत कुछ। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसको मेजर करते वक्त हम मैटर में बदलाव करें, मैटर में चेंजेस इंपोज करें। कैसे चेंजेस इंपोज करें? यानी केमिकल रिएक्शन करा कर देखें कि वो मैटर जिसकी हम प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और कैसा चेंज उसके अंदर होता है दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करने पर। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि कलर को मेजर करने के लिए कोई स्केल नहीं है। लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फिजिकल क्वांटिटीज। और आज हमारा मोटिव, हमारे इस वीडियो लेक्चर का मोटिव यही है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, उनको कैसे मेजर किया जाए, और उनको मेजर करने के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट अगर हमें करनी है, क्या करना है? फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज है यूनिट। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज है यूनिट। विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इज रॉन्ग और विदाउट यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज रॉन्ग। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स को मैंने एक पेन की लेंथ मेजर करने के लिए बोला। एक स्टूडेंट ने मुझे पेन की लेंथ मेजर करके कहा 5, जबकि दूसरे स्टूडेंट ने मुझे पेन की लेंथ मेजर करके कहा सेंटीमीटर। मैंने दोनों ही स्टूडेंट्स को इनकरेक्ट बोला, दोनों स्टूडेंट्स के आंसर्स को गलत बोला। क्यों? क्योंकि विदाउट यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू 5 इज रॉन्ग एंड विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट सेंटीमीटर इज रॉन्ग। यानी अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए 5 तो भी गलत है, और अगर यूनिट बताया जाए सिर्फ सेंटीमीटर तो भी रॉन्ग है, वो भी गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। जी हाँ, यानी विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट इज रॉन्ग, विदाउट यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज रॉन्ग। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिपेंड करता है स्केल टू स्केल, जो भी स्केल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू तो डिपेंड करता है स्केल टू स्केल, जो भी हम स्केल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बात करें अगर यूनिट की, तो यूनिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, आज से ही नहीं सैकड़ों सालों से, जब से व्यापार होता है, जब से बिजनेस होता है। आइए बात करते हैं कैसे। इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड कुछ नया नहीं है। भारत बहुत पहले से ही दूसरे देशों के साथ व्यापार करता रहा है। कई आर्कियोलॉजिस्ट का एक्सकेवेशन करने के बाद ये कहना है कि भारत जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार 1100 BC से करता चला आ रहा है। 1100 BC से। कई पुराने डॉक्यूमेंट्स ये भी कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया का बिजनेस इंडिया के साथ बहुत पुराना है। अलेक्जेंड्रिया जो है वो बहुत पहले से भारत के साथ बिजनेस करता रहा है, और अलेक्जेंड्रिया आप लोग जानते होंगे 100 BC की बात है। तो इंटरनेशनल ट्रेड भारत में कुछ नया नहीं है। भारत की बहुत सारी गुड्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूसरे देशों में बहुत ही मशहूर थे, जैसे कि कॉटन के बने हुए कपड़े, मेटल के यूटेंसिल्स, परफ्यूम्स, डायमंड्स, स्पाइसेस बहुत ही मशहूर रहे हैं दूसरे देशों में, जैसे कि ग्रीस, रोम, इजिप्ट और ईरान में। तो ये एंशिएंट ट्रेड इन इंडिया का आपकी फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट से क्या लेना देना है, आइए बताता हूं मैं आपको। तो मैंने बताया अभी आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटीज और उनके मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन बात करते हैं यूनिट की।
यूनिट की प्रॉब्लम आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। यूनिट की प्रॉब्लम आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। सालों से लोग जब एक दूसरे से व्यापार करते रहे हैं तो हमेशा यूनिट का डिफरेंस मिला है, यूनिट का गैप मिला है। जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के साथ, या एक शहर के लोग दूसरे शहर के साथ, या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ व्यापार करते रहे हैं तो वहां पर हमेशा यूनिट का डिफरेंस रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश लोग इंडिया में आए और उन्होंने कपड़ा खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमें इतने मीटर कपड़े चाहिए, लेकिन भारतीय लोगों को उस वक्त मीटर की जरूरत नहीं थी। वो क्या करते थे, हाथ, एक हाथ, दो हाथ, इस तरह से मेजर करके कपड़े वगैरह बेचा करते थे। अब जब तक व्यापारी खुद बैठा है, जब तक बिजनेसमैन खुद बैठा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कई बार उनके बच्चे भी बिजनेस संभालते हैं, हमने देखा इंडिया में होता है ऐसा। तो जब उनका बेटा संभाल रहा है तो उस हाथ में डिफरेंस आ गया बच्चों। तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी, यूनिट का बहुत डिफरेंस रहा करता था। जो पोर्तुगीज लोग हैं वो इंडिया आए स्पाइसेस खरीदने के लिए और मसाले खरीदने के लिए, उन्होंने आके कहा इतने किलो मसाले चाहिए, और भारत में किलो चलते नहीं थे, भारत में चलता था सेर, सवा सेर, कुछ इस तरह से यूनिट चलती थी। तो हमेशा यूनिट का एक गैप होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड और इंटर सिटी ट्रेड में हमेशा डिफरेंसेस रहे हैं। एक गांव के लोग दूसरे गांव से, एक शहर के लोग दूसरे शहर से, एक देश के लोग दूसरे देश के साथ जब व्यापार करते थे तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यूनिट का डिफरेंस था, और उस यूनिट के डिफरेंस को सबसे पहले मिटाने की कोशिश की एफएएस ने। तो एफएएस यानी कि फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस। कौन? एफएएस। इन्होंने सबसे पहली कोशिश की यूनिट के इस गैप को, यूनिट के इस डिफरेंस को मिटाने की, और उन्होंने दिया हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या दिया उन्होंने हमें? एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे कहा गया मीट्रिक सिस्टम। इस सिस्टम यूनिट को हम क्या कहते हैं? मीट्रिक सिस्टम। इस मीट्रिक सिस्टम ने जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को कहा फंडामेंटल यूनिट और दूसरे को कहा डिराइव्ड यूनिट्स। तो क्या किया फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने? उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट दिया जिसे कहा गया मीट्रिक सिस्टम, और मीट्रिक सिस्टम ने क्या किया, जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सभी को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में। एक जिसे कहा गया फंडामेंटल और दूसरा जिसे कहा गया डिराइव्ड। जी हाँ, एक जिसे कहा गया फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा जिसे कहा गया डिराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, जो किसी से डिराइव नहीं होती थी, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, यानी दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट। उन यूनिट्स को कहा गया फंडामेंटल यूनिट्स। जबकि डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स थी जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होती थी, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं थी, जो कि डिपेंडेंट थी। किस पर? फंडामेंटल यूनिट्स पर। यानी डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, उन्हें कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने मीट्रिक सिस्टम के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स में तीन बेसिक यूनिट्स को रखा, तीन फंडामेंटल यूनिट्स को। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स में आती हैं, और उनकी यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट्स में आती हैं। हम फिजिकल क्वांटिटीज को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज कह देते हैं, और उनकी यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। मैंने क्या बोला? हम फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट होती है उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कह देते हैं, और उनकी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी जो होती है वो है मास, जिसकी यूनिट मीट्रिक सिस्टम ने, मैं कोई अपने घर से लेकर नहीं आया हूं इसको, जो मीट्रिक सिस्टम ने फिक्स किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मास की यूनिट रखी गई ग्राम, फिक्स की गई। दूसरी फंडामेंटल यूनिट थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी लेंथ, जिसकी यूनिट रखी गई मीटर। और तीसरी क्वांटिटी थी वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यूनिट रखा गया लीटर। अब ये तीनों जब आप देख रहे हैं तो आपको ये देखते ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स फील होने लग गई होंगी। पहली बात, कुछ इस सिस्टम को देते वक्त कुछ क्वांटिटीज को तो इसमें रखा गया, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जो फंडामेंटल हो सकती थी, उनको इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, फंडामेंटल के अंदर कैटेगराइज नहीं किया गया। और इनफैक्ट एक दो क्वांटिटीज इसके अंदर ऐसी ले ली गई जो फंडामेंटल नहीं थी। जैसे कि आप जानते हैं वॉल्यूम को आज भी हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बोलते हैं, और अगर हम वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बोल रहे हैं तो ये फंडामेंटल कैसे हो गई? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो किसी और से डिराइव ना हो। लेकिन वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि लेंथ की पावर 3 से डिराइव हो रही है और डिराइव होता है तो इसका मतलब वो फंडामेंटल नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने 1791 में जो सिस्टम दिया था, जिसको हमने मीट्रिक सिस्टम कहा, वो पूरी तरह सही नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इसे बहुत सालों तक अपनाया गया। भारत ने भी इसे अपनाया और इंडिया ने इसे 1957 में, जी हाँ,
आज़ाद भारत में अपनाया गया आज़ादी के 10 साल बाद, क्योंकि हमारे अपने मसले थे, हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और हमारे पास यूनिट से भी और बड़े बड़े काम थे, इसलिए आज़ादी के 10 साल बाद इसे भारत में अपनाया गया 1957 में। लेकिन दुनिया के सामने परेशानियां इससे भी आ रही थी, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, तो हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत फील होने लगी थी और उस सिस्टम को लेकर आए हम लोग 1960 में, जिसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से मीट्रिक सिस्टम जो है हमारी यूनिट्स के गैप को पूरी तरह से फिल नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन हम लगातार कोशिश में लगे हुए थे। 1875 से ही GCWM एक कमेटी है जो इस पर काम कर रही थी। हर 4 साल में एक मीटिंग हुआ करती थी पेरिस में, जी हाँ, इसका नाम है GCWM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ये बैठते थे लगातार 1875 से पेरिस में, और एक कॉन्फ्रेंस की जाती थी जिसमें यूनिट्स के चैलेंजेस को और मेजरमेंट्स के चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता था। लेकिन 1960 में, कब 1960 में इन्होंने हमें एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट दिया। क्या दिया? नया सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे कहा गया SI यूनिट्स। SI यूनिट्स यानी कि सिस्टमा डी इंटरनेशनला। क्या होता है? सिस्टमा डी इंटरनेशनला, S सिस्टमा और इंटरनेशनला I। इसे इंग्लिश में नाम दिया गया था द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि ये इंग्लिश पर बेस्ड नहीं था, फ्रेंच सिस्टम पर बेस्ड था, ग्रीक सिस्टम पर बेस्ड था, इसीलिए इसे कहा गया SI सिस्टमा इंटरनेशनला। तो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग भी जितनी भी यूनिट्स थी उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया। 7 यूनिट्स को कहा गया बेस यूनिट्स। कौन कौन सी होती है अभी बताता हूं मैं आपको। 7 यूनिट्स को कहा गया बेस यूनिट्स, जो कि इंडिपेंडेंट थी, जो कि किसी भी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती थी। कौन थी? बेस यूनिट्स, और जो कि किसी भी सिस्टम पर और किसी भी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती थी, उन्हें कहा गया बेस यूनिट्स, यानी कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम एनी अदर यूनिट्स। जबकि बाकी सबको, जो बेस यूनिट्स थी उनको छोड़कर बाकी सारी यूनिट्स को कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। और ये डिराइव्ड यूनिट्स जो थी डिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, डिपेंडेंट थी। किस पर? बेस यूनिट्स पर। ऑल दीज डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, यानी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, इसलिए इन्हें कहा गया डिराइव्ड यूनिट्स। तो 7 यूनिट्स को रखा गया बेस यूनिट्स में और बाकी जितनी भी बच गई उन सबको रखा गया डिराइव्ड यूनिट्स में। दोनों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। SI सिस्टम ने जो बेस यूनिट्स का सिस्टम दिया उसे हम लोग 7 बेस SI यूनिट सिस्टम कहते हैं। 7 बेस SI यूनिट सिस्टम। इसके अंदर 7 बेस यूनिट्स रखी गई, तो जितने भी यूनिट्स थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 7 यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहा गया और बाकी सबको डिराइव्ड यूनिट्स कहा गया। तो पहले हम बात करेंगे बेस यूनिट्स की और फिर थोड़ी देर में हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की। तो सबसे पहली जो बेस यूनिट्स पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक कॉलम लेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले होगा फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसकी यूनिट का नाम होगा और फिर उसकी यूनिट का सिंबल जो है वो हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले बेस यूनिट रखी गई लेंथ, क्योंकि लेंथ एक ऐसी यूनिट है जिसको हम किसी और यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बेस यूनिट है लेंथ, जिसकी ऐसा यूनिट थी मीटर और सिंबल था m। दूसरे ऐसा यूनिट की बात करें, दूसरे बेस यूनिट की बात करें तो दूसरा था मास और इसका यूनिट था किलोग्राम। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे दिमाग में ये आ रही होगी कि लेंथ की यूनिट तो हमने मीटर ले ली, इस सिस्टम में मीटर हमने नहीं ली। ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो सिस्टम ने अनाउंस किया है, जो सिस्टम द्वारा असाइंड है वही हम बात कर रहे हैं। तो लेंथ की यूनिट तो मीटर है, लेकिन मास की यूनिट ग्राम क्यों नहीं है, किलोग्राम क्यों नहीं है? देखिए, इन यूनिट्स को बनाने से पहले, इन यूनिट्स को असाइन करने से पहले SI सिस्टम के दिमाग में ये चीज़ें थी कि जो SI सिस्टम है ये लोगों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि लोग, सरकारें जाकर ट्रेड नहीं करती, खाली लोग ट्रेड करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक देश से दूसरे देश में, और उस ट्रेडिंग के दौरान लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकें, लोग इनको अपना सकें। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? एरिया मेज़र करने के लिए, घरों का एरिया, या फिर डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो कोई भी एरिया हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों ही हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने किलोमीटर में ले लिया होता, तो हमारे घर का एरिया कितने किलोमीटर में हम लोग निकालते हैं? जैसे अभी तो हम स्क्वायर मीटर में निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमने किलोमीटर लिया होता तो कितने 0.0 लगते और तब हम उतने मीटर्स बोल रहे होते, उतने किलोमीटर्स हम बोल रहे होते। तो ये रेलिवेंट नहीं था, ये सही नहीं था, तो इसलिए मीटर रखा गया कि जरूरत पड़े तो मीटर को हम किलोमीटर में भी चेंज कर लें।
लेकिन जो एसआई सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट मीटर रखी गई। मास की बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग मास के लिए किलोग्राम में डील करते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जिनको हम ग्राम में खरीदते हैं। मेरे ख्याल से सोना और केसर, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जो हम ग्राम में लें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ, गोल्ड और केसर की। और ये भी चीज़ें भी रोज़ कोई आदमी नहीं खरीदता। तो इन दो चीज़ों के लिए हम इसको ग्राम ले लेते, और बाकी सारी चीज़ों को हम ग्राम में ही मेजर करें तो बहुत डिफिकल्ट था। किलोग्राम हमारे लिए कन्वीनियंट था। तो ये यूनिट असाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि यूनिट्स वही रखी जाएं जो आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए रेलिवेंट हो, उनके लिए यूजेबल हो। तीसरी यूनिट जो रखी गई वो थी सेकेंड। तीसरी बेस क्वांटिटी जो थी वो टाइम थी, और उसकी यूनिट जो थी वो सेकेंड थी। फिर हम फोर्थ की बात करते हैं, हम जिसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं, टेम्परेचर भी कहते थे सिंपली। उसकी यूनिट रखी गई केल्विन। इसके बाद नेक्स्ट जो बेस यूनिट थी वो थी मोल, और बेस क्वांटिटी थी, इसका नाम था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है मैं आगे आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बात करूंगा। मोल क्या होता है इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। फिर आखिरी यूनिट थी जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी बेस यूनिट है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट एसआई यूनिट है कैंडेला, और उसका क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस मतलब होता है ग्लो, कितना ग्लो हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट लेते हैं उसे हम बोलते हैं कैंडेला, और इसका सिंबल होता है IV। सबस्क्रिप्ट में V है, IV ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका सिंबल है कैपिटल CD, कैंडेला। तो अभी हमने देखा कि 7 बेस यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, लेकिन हमें डिराइव यूनिट देखने से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों का डिस्कशन करता हूं, और फिर हम देखेंगे डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात का डिस्कशन करता हूं मैं आपके साथ। मेरे सामने लिखा गया है 5000 मीटर, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा 5000 मीटर। 5000 को मैं 5 × 10³ मीटर लिख सकता हूँ। क्या कहा मैंने? 5000 मीटर को मैंने 5 × 1000 यानी 5 × 10³ मीटर्स लिख सकता हूँ। और 10³ के लिए एसआई सिस्टम ने एक प्रीफिक्स सेट किया हुआ है जिसे हम लोग किलो के नाम से जानते हैं। आप लोग देखते होंगे ना लोगों को कहते हुए कि मेरी सैलरी कितनी है 25K, दैट मीन्स 25,000, या मेरी सैलरी कितने हैं तो 70K, तो 70,000। जैसे 10³ के लिए एसआई सिस्टम ने एक प्रीफिक्स फिक्स किया है जिसे हम लोग किलो बोलते हैं, किलो। तो ये किलो हुआ, तो ये निकल कर आ गया कितना? 5 किलोमीटर। तो इसकी वैल्यू हम लोग 5000 मीटर के बदले ना लिखकर क्या लिख सकते हैं? 5 किलोमीटर। अब केमिस्ट्री में एक बात बताता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। केमिस्ट्री में हम लोग अक्सर या तो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, बहुत बड़े नंबर्स को डील कर रहे होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती है। किसी भी मैटर के अंदर 1 ग्राम भी लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो या तो हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े नंबर्स को डील कर रहे होते हैं, और या फिर केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत छोटे नंबर्स को डील कर रहे होते हैं। बहुत छोटे नंबर्स जैसे कि रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ आयन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ये नंबर्स अपने आप में बहुत छोटे हैं। अब इन सभी नंबर्स को अगर हम जिस सिस्टम को आज हम यूज करते हैं यूजुअली, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अगर हम एक्सप्रेस करने लगे तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसीलिए एसआई सिस्टम ने क्या किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स की कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसे एसआई सिस्टम कहा, और उस सिस्टम के अंदर उन्होंने जो 10 के पावर्स होते हैं उनके लिए एक प्रीफिक्स सेट किया। वो क्या है आइए मैं आपको याद कराता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं प्रीफिक्सेस फॉर पावर्स ऑफ 10 इन एसआई सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम ने प्रीफिक्सेस सेट किए पावर्स ऑफ 10 के लिए। तो पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव पावर के लिए, और फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव पावर के लिए। तो सबसे पहले नेगेटिव पावर के लिए मैं बात करता हूं आपसे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नेगेटिव पावर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा 10⁻⁻1, फिर इसके बाद नंबर चेंज होते हैं 10⁻⁻2, फिर इसके बाद नंबर चेंज होगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻1, -2 और -3। देखिए, कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम हो, चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसमें पहले जो बदलाव होते हैं, पहले 3 बदलाव तो यही होते हैं, 10⁻1, 10⁻2 और 10⁻3। मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में भी इसे 10 कहते हैं, इसे 100 बोलते हैं, और इसे 1000 कहते हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसे 10, इसे 100 और इसे 1000 कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इंडियन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में 100,000 को लाख कहते हैं। क्या कहते हैं? 100,000 को लाख, यानी 10⁵ को हम लोग लाख कहते हैं।
लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग 100,000 को लाख नहीं बोलते, वहां पर हम लोग 1000 को मिलियन बोलते हैं। 1000 यानी कितनी पावर का डिफरेंस आया, 10 की पावर 3 का। तो यानी आपको याद रखना पड़ेगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, तो कॉमन रहेंगी, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। लेकिन इसके बाद 10 की पावर 3 का डिफरेंस आता रहेगा जितनी भी पावर्स हो। मैंने क्या बोला, 10 की पावर 3 के बाद 3 का डिफरेंस आएगा, यानी -3 के बाद क्या आएगा, -6, -6 के बाद क्या आएगा, -9, -9 के बाद क्या आएगा, -12, -12 के बाद 15, -18, -21 एंड -24। इस तरह से इसकी वैल्यूज आती रहेंगी। तो फर्स्ट 3 तो वही होंगी, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, उसके बाद 3 के गैप पर -6, -9, -12, -15, -18, -21 एंड -24। प्लस में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, 10 की पावर +1 हो जाएगा वहां पर, 10 की पावर +2 हो जाएगा, 10 की पावर +3 हो जाएगा, और उसके बाद 3 के गैप पर 10 की पावर 6, 9, सब में ऐसे ही होगा, कोई भी नंबर सिस्टम हो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अगर है तो। अब स्टूडेंट्स इसके लिए ये वैसे तो याद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, और ये बहुत अच्छे एग्जाम्स में, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स हो चाहे वो स्कूल एग्जाम्स हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, और मैं यूं चुटकी बजा के आपके लिए ये आपको याद करा दूंगा। बस आप इस पैटर्न को मेरे साथ फॉलो करिए जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपको बोलना है, देखो, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, देखो सेल फोन, क्या बोला मैंने, देखो सेल फोन मिली मीना, देखो सेल फोन मिली मीना, हाइफन है मतलब नीचे वाला कंटिन्यू होगा, तो देखो सेल फोन मिली मीना, हाइफन कंटिन्यू, और ये हाइफन है पहले यानी ऊपर वाला कंटिन्यू होगा इसमें, मीना, पीओ फेमटो जरा यहां, यानी देखो सेलफोन मिली मीना, पीओ फेमटो जरा यहां। एक बार फिर से, देखो सेलफोन मिली मीना, पीओ फेमटो जरा यहां। स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं पर रोककर, यहीं पर पॉज करके आप प्लीज इसे 5 टाइम्स रिवाइज करें। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ये पैटर्न, देखो सेलफोन मिली मीना, पीओ फेमटो जरा यहां, कैसे हमें प्रीफिक्सेस हमें याद कराता है। तो देखिए, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले है देखो, इसका डीई हमारे काम का है, इससे बना डेसी, देखो के डीई से बना डेसी, जी हाँ। फिर उसके बाद सेलो से यानी सेलफोन, सेलफोन के सीई से बना है हमारा सेंटी, जो चीज काम की है उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पूरा मिली से बना है मिली, पूरा मिली से बना है पूरा का पूरा मिली, आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद मी यानी माइक्रो, मी यानी माइक्रो, ना मीना, मीना का ना यानी नैनो, मी माइक्रो ना नैनो, ठीक है। फिर पी यानी पिको, पी आई पी यानी पिको। फिर फेम से बना है फेमटो, मैं ऐसे बोलता हूं कि चाइनीज एक कोल्ड ड्रिंक है फेमटो, तो फेम से बना है फेमटो, और एटो से बना है एटो, फेमटो, पीओ फेमटो, ये फेमटो है, ये एटो से ATTO एटो बना है एटो, ये भी एक पावर होता है 10 की माइनस पावर। उसके बाद जेड से बना है जैप्टो, जेड से जैप्टो, और वाई से बना है योक्टो। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जीयो, जी जेडी से जैप्टो और YO से योक्टो, जीओ भी कह सकते हैं कि देखो सेलफोन मिली मीना, पीओ फेमटो जियो, जीयो। आप यहां पर ZE जी और YO यो भी कह सकते हैं, आपको जो याद रहे, क्योंकि हम हिंदी में पैटर्न कर रहे हैं तो जरा यहां बोलना आसान है हमारे लिए, इसलिए मैंने जरा यहां यूज किया, वरना हम जियो भी यूज कर सकते हैं। तो क्या है पैटर्न स्टूडेंट्स, देखो सेलफोन मिली मीना, पीओ फेमटो जरा यहां, या पीओ फेमटो जियो। अब ये देखिए, तो यानी 10 की पावर -1 को हम क्या बोलेंगे, डेसी, 10 की पावर -2 को सेंटी, 10 की पावर -3 को मिली, 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो, 10 की पावर -12 को पिको, 10 की पावर -15 को फेमटो, एंड 10 की पावर -18 को एटो, एंड 10 की पावर -21 को जैप्टो, एंड 10 की पावर -24 को योक्टो। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं पर 10 की पावर -1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेसी, और अगर मीटर है आगे यूनिट तो डेसी मीटर हो जाएगा। 10 की पावर -2 मीटर है तो हम उसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर, एटोमीटर, जेप्टोमीटर एंड योक्टोमीटर, है ना। रेडियसेस हम लोग फेमटोमीटर, पिकोमीटर में और नैनोमीटर में तो निकालते ही रहते हैं, एटम के रेडियस आप आगे भी देखेंगे 11th क्लास में ही कि हम जगह जगह पर पिकोमीटर, नैनोमीटर यूज करेंगे एटम के रेडियाई के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था नेगेटिव पावर के लिए क्या प्रीफिक्सेस है,
और मैं इसका सिंबल आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पावर्स कैसी हैं, नेगेटिव हैं, तो जितने भी स्टार्टिंग लेटर्स हैं सिंबल वही होंगे, बस लेटर जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्मॉल लेटर्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल डेसी के लिए स्मॉल डी, सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल एम, माइक्रो के लिए म्यू होता है बेटा, सिर्फ ये एक डिफरेंट होता है, बाकी सारा पैटर्न यही फॉलो होता है। नैनो के लिए एन, पीको के लिए पी, स्मॉल पी है, फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, एटो के लिए स्मॉल ए, जेप्टो के लिए स्मॉल जेड और योक्टो के लिए स्मॉल वाई। याद रखिएगा ये जेड स्मॉल जेड है और योक्टो के लिए जो सिंबल है वो स्मॉल वाई है। तो उम्मीद है ये पैटर्न आपको नेगेटिव पावर्स के लिए याद हो गया होगा, और जरूर इसे अगर जरूरत पड़े तो कई बार देखिए वीडियो को, लेकिन ये पैटर्न जरूर याद करिए। अब मैं आपको पॉजिटिव पावर के लिए याद कराता हूं। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पावर्स के लिए। जैसे कि नेगेटिव पावर में मैंने बताया था 1, 2 और पावर 3, वैसे ही रहेगा। कोई भी नंबर सिस्टम हो हमेशा ऐसे ही होता है, 1, 2 और 3 के लिए। ये 10 हुआ, ये 100 हुआ, ये 1000 हुआ, 10, 100, 1000 सेम रहता है। उसके बाद 10 की पावर 3 को मिलियन कहा जाता है। तो यहाँ ये मिलियन तो नहीं है, लेकिन नंबर्स को मिलियन कहा जाता है, लेकिन ये नंबर्स नहीं है, ये प्रीफिक्सेस हैं, नंबर्स की प्रीफिक्सेस हैं। तो यहाँ 3 के गैप यहाँ पर भी होगा, जैसे नेगेटिव में था। नेगेटिव को मैंने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। आप देख सकते हैं जो नेगेटिव में था वही पॉजिटिव में, तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जो नेगेटिव में था वही पॉजिटिव में भी है, बस आपको पैटर्न याद रखना होगा अलग और प्रीफिक्सेस अलग याद रखने होंगे। और पैटर्न भी पहले की तरह काफी सिमिलर है, काफी इजी है। आइए मैं पैटर्न बताता हूं आपको क्या है। तो इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है कि देखें कि मैगी ना टेपे एग्जाम जरा यहाँ। मैगी नाम की एक लड़की है जो बहुत बड़ी चीटर है और एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि टीचर्स प्लीज ये देखें कि मैगी ना टेपे एग्जाम जरा यहाँ। ये ध्यान दीजिएगा टीचर्स, कोई भी किसी के सामने भी मैगी जो है वो एग्जाम को टेप ना पाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मैगी जो है वो बहुत बड़ी टेपू है, टेपने में बहुत तेज है। तो हाइफन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखें है पूरा एक साथ ऐसे करने से, देखें कि अब यहाँ हाइफन है मतलब नीचे वाला वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैगी तो मैगी टेप ना टेपे के आगे हाइफन है क्योंकि पे इसके साथ है, टेपे एग्जाम जरा यहाँ। तो मैं आपको कुछ वक्त दूंगा, आप वीडियो पॉज करके इसको रिपीट करें। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ पैटर्न, उसके बाद फिर आप वीडियो पॉज करके इसे देखिएगा। मैं एक बार फिर बोलता हूँ एक साथ कंटिन्यूशन में। देखें कि मैगी ना टेपे एग्जाम जरा यहाँ। देखें कि मैगी ना टेपे एग्जाम जरा यहाँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये पैटर्न जो है हमें प्रीफिक्सेस को याद करवाता है। तो सबसे पहले देखें का DEK से बना है डेका, DEK से बना है डेका। HE से बना है हेक्टो पूरा। फिर की से बना है किलो, पूरा का पूरा की किलो। ME से बना है मेगा। GI से बना है गीगा। आप लोगों ने स्टूडेंट्स गीगाबाइट्स और मेगाबाइट्स सुना होगा आप लोगों ने, है ना। और आजकल तो कंप्यूटर्स में कॉन्फ़िगरेशन टेरा चल रही है बच्चों, है ना। तो टेरा समझ गए होंगे कैसे बना है, टेराबाइट्स। और PE से बना है पेटा। EXA से बना है एक्सा। सुपर कंप्यूटर्स में कॉन्फ़िगरेशन एक्सा और जेटा होती है ना, तो एक्सा। और Z से जेटा और Y से योटा। हम चाहें तो फिर से यहां पर जीओ कर सकते हैं, जीओ। जी से जेटा और यो से योटा। और आप चाहें तो जरा यहां भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप नेगेटिव पावर में करें वो आप यहां पे भी करें। वैसे पैटर्न क्या हो गया, देखें कि मैगी टेपे ना टेपे एग्जाम जरा यहां। देखें कि मैगी ना टेपे एग्जाम जरा यहां। तो डेका हो गया 10 की पावर +1, 10 की पावर 2 के लिए हेक्टो हो गया, 10 की पावर 3 के लिए अभी हमने देखा था किलो कहते हैं हम लोग, और आप बहुत यूज करते रहे हैं, है ना। मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स 10 की पावर 12, पेटाबाइट्स 10 की पावर 15, एक्सा 10 की पावर 18, जीटा 10 की पावर 21 एंड योटा 10 की पावर 24। अब स्टूडेंट्स हमने पैटर्न, प्रीफिक्स और मल्टीपल की बात कर ली है, 10 के मल्टीपल्स की बात कर ली है। तो हम सिंबल्स की बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव है, तो इसीलिए ज्यादातर जो प्रीफिक्सेस हैं उनके सिंबल्स जो होंगे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। कैसे होंगे? कैपिटल लेटर्स में। जैसे कि मेगा का सिंबल क्या होगा? कैपिटल M। गीगा का क्या होगा? कैपिटल G। टेरा का कैपिटल T। पेटा का कैपिटल P। एक्सा का कैपिटल E। जेटा का कैपिटल Z एंड योटा का कैपिटल Y। बस स्टार्टिंग में जो 3 हैं
उनमें कैपिटल्स हम यूज नहीं करते। जैसे डेका का स्मॉल डी ए होगा, हेक्टो का स्मॉल एच होगा, और किलो का स्मॉल के, और अब आजकल तो कैपिटल के भी यूज करने लगे हैं, लेकिन स्मॉल के ही होता है। तो ऐसा सिस्टम ने असाइन किया है। तो बाकी सारे कैपिटल्स में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने याद किया, जैसा कि हमने आप लोग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले हमने नेगेटिव पावर्स के लिए पैटर्न याद किए और प्रीफिक्सेस और सिंबल याद किए। फिर हमने पॉजिटिव पावर्स के लिए पैटर्न, प्रीफिक्सेस और सिंबल, मुझे लगता है अब याद हो चुके होंगे आपको। तो और ये बहुत ईजी ट्रिक था और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये बच्चों, बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए याद करना, और मुझे लगता है आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा और ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसी और भी इजी ट्रिक्स लेकर आता रहूंगा, जिससे कि केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट मिस्ट्री। बस पढ़ाने वाला चाहिए, बस समझाने वाला चाहिए, उस मिस्ट्री को डिकोड करने वाला चाहिए। तो आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही अपने बनाए हुए तरीकों से आपके सामने लेकर आता रहूं, और पूरी केमिस्ट्री को, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को मैं, क्योंकि टॉपिक ईजी नहीं था, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को मैं आपके सामने ईजीएस्ट बनाकर रख सकूं, ताकि आप इस केमिस्ट्री को हमेशा यूज कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स की, जो केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे आपको। तो ये कराने के साथ ही ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए, और हायर क्लासेस के लिए भी इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। ये बेस है बेटा, अगर बेस वीक होगा तो केमिस्ट्री वीक हो जाएगी। इसीलिए इसको जितना हो सके उतना देखें, शेयर करें और फॉलो करें इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए। तो यहाँ पर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे। मैंने आपको बताया डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जो कि डिपेंडेंट हो, जो कि बेस्ड हो किस पर, बेस यूनिट्स पर, जो कि इंडिपेंडेंट ना हो। कौन, डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की, कौन कौन से हमारे पास। तो हम लोग ऐसे डिराइव्ड यूनिट्स लेंगे, पहले क्वांटिटीज देखते हैं कौन कौन सी हैं। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया लिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर। अब प्रेशर के बाद है एनर्जी, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई डिराइव्ड यूनिट्स जो हमें केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, और ये सब किस पे डिपेंडेंट है, किस पर बेस्ड है। तो मैंने बताया था बेस यूनिट्स पर, और बेस यूनिट 7 थी। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 यूनिट्स थी जो बेस यूनिट्स थी, और उन पर बेस्ड जो यूनिट्स हैं इनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो आइए हम इनको डिराइव करने की कोशिश करते हैं उन्हीं 7 बेस यूनिट्स की मदद से। तो सबसे पहले हम बात करें एरिया की। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन में टी। तो फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी F अपॉन में A। तो अब एरिया की यूनिट की अगर हम बात करें, तो एरिया लेंथ भी मीटर में होगा और ब्रेड्थ भी मीटर में होगा। तो एरिया की यूनिट क्या निकल कर आएगी, मीटर स्क्वायर। एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसकी डिराइव्ड यूनिट क्या निकल कर आई, मीटर स्क्वायर, यानी m की पावर 2। अब वॉल्यूम की बात करें, लेंथ भी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में, तीनों ही लेंथ है, और इसे हम लेंथ का क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये होकर निकल आएगा मीटर मीटर मीटर, यानी क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब। डेंसिटी, मास, मास किस में था, किलोग्राम में था स्टूडेंट्स, ऐसा ही सिस्टम में, बेस यूनिट्स में। और वॉल्यूम क्या निकाला भी हमने, मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में, टाइम किस में था, सेकंड में। चेंज इन स्पीड, यानी चेंज इन स्पीड, यानी अब आप 5 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड माइनस करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी स्पीड का बदलाव जो है मीटर पर सेकंड में ही आएगा। और अपॉन में टाइम, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड हुआ, और अपॉन में टाइम तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम मीटर सेकंड -2 भी कह सकते हैं। जैसे इसे हम kg m की पावर -3 कह सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1 कह सकते हैं, वैसे ही। फोर्स, मास अपॉन में एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या था, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन अभी अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg मास के लिए और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स क्या था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या है, तो मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 मीटर बचा डिनोमिनेटर में, तो kg मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2, kg मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2।
तो अब हम बात करते हैं एनर्जी की। स्टूडेंट्स, एनर्जी कई तरह की होती है, हम पोटेंशियल भी ले सकते हैं, काइनेटिक भी ले सकते हैं, कोई भी एनर्जी ले लें हम लोग, सबकी यूनिट सेम आएगी। काइनेटिक लेंगे तो हाफ mv² हो जाएगा, उसकी भी वैल्यू पुट करें। आप जानते हैं मास की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो आप देखेंगे कि आपको वही निकल कर आएगी जो आप पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कोई तो लेना ही था ना मुझे एग्जाम्पल, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो मास किलोग्राम में होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अभी हमने यहाँ पे देखा था, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था, और हाइट जो है मीटर में होगी। तो इसे सॉल्व करने पर क्या निकल कर आएगा, केजी, ये तो केजी हुआ, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, और ये मीटर हुआ। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर मल्टीप्लाई हुआ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फिर अब बात करते हैं वर्क की। वैसे तो एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम ही आएगी, हमेशा सेम आएगी डायमेंशंस, लेकिन मैं बता देता हूँ वर्क होता क्या है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या था स्टूडेंट्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सेम आ रही यूनिट, आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। अब पावर की बात करें, पावर क्या होगा, वर्क अपॉन में टाइम या एनर्जी अपॉन में टाइम भी कह सकते हैं, दोनों केस में सेम आनी है यूनिट। तो वर्क की यूनिट मैंने पुट की केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में टाइम यानी सेकंड, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के बाद -3 हो गया, जो डिवाइड में एक सेकंड है, इसके डिवाइड में एक सेकंड है तो -3 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई मतलब करंट और टी मतलब टाइम। ये दोनों ही एसआई सिस्टम में बेस यूनिट्स थी। तो आई के बदले हमने देखा था एम्पियर यूनिट होती है, तो एम्पियर और टाइम सेकंड, एम्पियर सेकंड हो गया। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें तो ये कितना क्या होता है, एक दो पॉइंट्स के बीच में कितनी एनर्जी लगे एक चार्ज को मूव कराने में, यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराने में कितनी एनर्जी लगी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो एनर्जी हमने ऊपर निकाला केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और पर यूनिट चार्ज के लिए तो हमने तो चार्ज के लिए हमने एम्पियर सेकंड पुट किया इसकी वैल्यू। तो इसे सॉल्व करने पर सेकंड ऊपर गया तो इसकी पावर -3 हो गया, और एम्पियर इनवर्स हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो दोनों चार्ज जो है डिनोमिनेटर में, तो एम्पियर सेकंड डिनोमिनेटर में था, उसे हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, एम्पियर नेगेटिव हो गया, और एक सेकंड नीचे से ऊपर गया तो -2 था, -3 हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा। V अभी निकाला हमने, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के बाद -3 एम्पियर इनवर्स, और अपन में आई ए हो जाएगा, तो ए एक डिनोमिनेटर में आएगा एम्पियर, तो वो एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो ए की पावर क्या हो जाएगा, -1, या इसे हम लोग V एम्पियर -1 भी कह सकते हैं। ये पूरा अपॉन में ए क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -2। अब इतने पूरे को हमने V बोल दिया, पोटेंशियल की यूनिट V, और ये एम्पियर की पावर -1 हो गया। तो स्टूडेंट्स कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या निकल कर आई, V ए इनवर्स, V क्या वोल्ट है, ए इनवर्स यानी एम्पियर इनवर्स, और V की वैल्यू क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड के बाद -3 एम्पियर इनवर्स। ये पूरा V के इक्वल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट है, और उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट V। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। अब कंडक्टेंस क्या होगा, 1 रेजिस्टेंस, तो यानी जो रेजिस्टेंस की यूनिट यहां पर निकल कर आई उसको इनवर्स कर देंगे, तो V का इनवर्स करेंगे तो V इनवर्स हो जाएगा, और क्योंकि A का इनवर्स है तो एक और इनवर्स करेंगे तो A हो जाएगा, यानी A V इनवर्स, यानी एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा। ये क्या था, वोल्ट पर एम्पियर, ये एम्पियर पर वोल्ट हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये साइकिल्स पर सेकंड होता है, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और 1 अपॉन टाइम पीरियड हमने किसमें मेजर किया था, सेकंड में मेजर किया था हमने एसआई सिस्टम में, तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। स्टूडेंट्स, ये तो थी डिराइव्ड यूनिट्स जो केमिस्ट्री में हमारे बहुत काम आएंगी। लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने जो है कुछ क्वांटिटीज के फील्ड में बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क किया है, और इसीलिए उन साइंटिस्टों को ऑनर करने के लिए, ऑनर देने के लिए एसआई सिस्टम ने क्या किया कि उन साइंटिस्टों के नाम पर ही उन यूनिट्स के नाम रख दिए हैं, उनकी एसआई यूनिट रख दी है। यानी मैं आपको बताता हूं, जैसे आप जानते हैं फोर्स के फील्ड में न्यूटन ने बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क किया है, इसीलिए फोर्स की यूनिट होती क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड के बाद -2, उसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। और ऐसे सिंबल्स को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड होता है, जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड होता है, उन सिंबल्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। इसलिए मैंने एन जो लिखा है वो कैपिटल में लिखा है। आपने देखा हो केल्विन जो लिखा था बेस सिस्टम में, वो भी हमने कैपिटल में लिखा था। एम्पियर जो था वो कैपिटल लेटर्स में था। तो जो भी कैपिटल में लिखा जा रहा है वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है ऐसा यूनिट्स में, इसीलिए वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जा रहा है। अच्छा, और देखते हैं प्रेशर के केस में पास्कल ने बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क किया था, तो इसीलिए पहला लेटर कैपिटल हुआ और इसे नाम दिया हमने PA। एनर्जी और वर्क के केस में जूल ने एक्सेप्शनल वर्क किया था, इसलिए उनके नाम पर हमने सिंबल रखा J। पावर के केस में वॉट ने, जेम्स वॉट नाम सुना होगा आपने। इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में फील्ड में
कूलम ने, इसीलिए हमने कैपिटल सी रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल। पोटेंशियल के केस में वोल्ट ने, इसीलिए यहां पर मैंने इसके बदले वोल्ट पुट किया था, ये आप देख पा रहे होंगे। रेजिस्टेंस के केस में ओम ने, और ओम का सिंबल आप जानते हैं थोड़ा अलग होता है। अच्छा, ओम का इनवर्स होता है ओम इनवर्स, महो बोलते हैं। लेकिन कंडक्टेंस के लिए हम लोग एक यूनिट सिस्टम और यूज करते हैं, सीमेंस। ये भी कैपिटल में लिख रहा हूं क्योंकि सीमेंस के नाम पर रखा गया है। और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स, जो कि 1/2 के इनवर्स यानी सेकंड इनवर्स के इक्वल होती है, इसलिए इसका ये हर्ट्स भी साइंटिस्ट के नाम पर है, इसीलिए इसका पहला लेटर मैंने कैपिटल में लिखा। तो मैंने क्या बताया, कुछ साइंटिस्टों ने एक्सेप्शनल वर्क किया है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के फील्ड में, और उनके एक्सेप्शनल वर्क को ऑनर करने के लिए, उनके नाम को ऑनर करने के लिए एसआई सिस्टम ने उन फिजिकल क्वांटिटीज को उन्हीं के नाम पर, उनकी यूनिट्स को उन्हीं के नाम पर रख दिया, उन साइंटिस्टों के नाम पर, और उन यूनिट्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो भी पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रियल पर्ल है और बहुत काम आएगा आपको, आपकी केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत आगे लेकर जा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों के काम में आ सकूं, और लोगों की हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। केमिस्ट्री विद केम टॉक्स।